और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण भारत के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी एक्शन में नजर आए। पीएम मोदी ने कल देर रात बड़ी बैठक की है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग की, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। केरल, सिक्किम, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्रा सहित कई राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। तो देखिए, कल दक्षिण के दौरे पर थे प्रधानमंत्री यूं तो, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे हैं उसके बाद वो संगठन को लेकर किस तरीके से सक्रिय नजर आए कि देर रात तक एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में कुछ राज्य हैं जिनके उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग अलग जो राज्यों के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत की, ताकि उम्मीदवारों के नाम जल्द से जल्द साझा किया जा सके। और संभवतः 1 या 2 दिन में अब तीसरी सूची भी बीजेपी की देख लेंगे। एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और तब उन्होंने ये दावा भी किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगी। मतलब इशारों में उन्होंने उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगा दिया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए ढंग से तैयार कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो मराठी हुआ, और शिवसेना मराठी मानुष के लिए आवाज बुलंद करेगी। और इसका असर यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे के वक्त में जो मुस्लिम शिवसेना से खार खाते थे, उन्हें भी उद्धव ने अपने पाले में मिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। राज ठाकरे इसे शिवसेना के दामन पर दाग बताते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस नए पैंतरे ने शिवसेना को चुनाव में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। यहाँ तक कि उद्धव के इस नजरिए की वजह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इतनी सीटें जीती जितने की बाला साहिब ठाकरे भी नहीं जितवा पाए थे। और इसी बात ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस बीच साल 2012 में शिवसेना के कर्ता धर्ता बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई। हालांकि बाला साहब ठाकरे को M3 3M फॉर्मूला अकेला ऐसा उसूल नहीं था जिसे उद्धव ने बदला था, बल्कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की किंग मेकर वाली रिवायत को भी बदल दिया था। मतलब जिस शिवसेना का मुखिया महाराष्ट्र में सत्ता तक दूसरी पार्टियों को पहुंचाता था, उसने पहली बार 2019 में गद्दी पर बैठने का फैसला ले लिया। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें सत्ता में काबिज बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव हो गया। क्योंकि इस बार शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सरकार का चेहरा हो। इस दौरान उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया, जिसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। और 2019 में इसी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया। और इस तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन तोड़ते ही केंद्र में एनडीए के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए। और फिर कुछ साल बाद उनसे उनके पिता की पार्टी यानी शिवसेना भी छिन गई। और इस काम को अंजाम दिया सालों से शिवसेना के सिपाही रहे एकनाथ शिंदे ने। कहा जाता है कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के सबसे बड़े नेता थे। और अगर 2019 में शिवसेना से किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आती तो एकनाथ शिंदे ही वो नेता होते। और ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल बदल दिया और खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि इस बात ने एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बड़े धड़े को नाराज कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि 2022 आते आते एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ हो लिए और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनसे उनकी पार्टी शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो पहले से ही ना के बराबर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी वजह से राज ठाकरे को अपने पाले में लेने का मन बनाया, ताकि लोकसभा चुनाव में उद्धव के जाने से महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया।
सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक इस पर जवाब भी मांगा। कई मुस्लिम संगठनों ने सीएए यूपी के बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों की बेरहमी के हद से हत्या के बाद बवाल। हत्या के आरोपी साजिद का पुलिस ने किया एनकाउंटर। पूरे इलाके में भारी तनाव। दक्षिण भारत के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। बीजेपी मुख्यालय में भी शाह और नड्डा ने अलग से बैठक। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में हिंसा की पहली घटना कूच बिहार के दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच हुई हाथापाई। राज्यपाल ने डीजीपी से घटना की रिपोर्ट मांगी। आरएलजेपी के पशुपति पारस आज पटना में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अकेले चुनाव लड़ने या महागठबंधन के साथ जाने पर ले सकते हैं फैसला। एनडीए में सीट फाइनल होने के बाद चिराग पासवान ने भी बुलाई बैठक। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। सीबीआई को 6 महीने में जांच की रिपोर्ट देने को भी कहा। ईडी समन्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। ईडी के सभी 9 समन्स को हाईकोर्ट में दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच मामले की आज करेगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। पहले चरण की 102 सीटों के लिए आज शुरू होगा नामांकन। 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। 4 जून को आएंगे नतीजे। के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पुरानी याचिका वापस ले ली। उन्होंने ईडी के समन्स को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता पर चिट्ठी के जरिए तंज कसा। उन्होंने अपने चिट्ठी में के कविता के लिए लिखा कि तिहाड़ क्लब में उनका स्वागत है। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उनके पास इस मामले में अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने के लिए और भी जानकारी है। उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी की चुनावी सभा में पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी भड़क गए। वो इसलिए नाराज हुए क्योंकि मंच से उनका नाम नहीं लिया गया और इसी वजह से वो श्योपुर के बीजेपी अध्यक्ष से नाराज हो गए। ये सारा हंगामा मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए शिव मंगल सिंह तोमर के सामने हुआ। और जैसे ही शिव मंगल सिंह तोमर ने भाषण देना शुरू किया, मंच पर मौजूद सीताराम आदिवासी का पारा चढ़ गया। बताया गया कि शिव मंगल सिंह तोमर ने जो भाषण पढ़ा उसमें पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी का नाम ही नहीं था और इसी बात पर वो भड़क गए और गाली गलौज शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देखकर मंच पर मौजूद दूसरे नेता आगे आए। उन्होंने सीताराम आदिवासी को शांत कराया, उनकी ओर माइक भी बढ़ाया ताकि वो भाषण दे सके। बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को श्योपुर मुरैना लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है और वो चुनाव प्रचार के लिए श्योपुर के कराहल पहुंचे, लेकिन वहां उनके स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्हीं के सामने हंगामा हो गया और यह हंगामा पार्टी के एक पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने किया। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। ये 8 सीटें हैं श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, मुरैना, सुमावली, दिमनी और अंबा। और सीताराम आदिवासी विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और वो शिव मंगल सिंह तोमर के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।